एग्जाम्स अपने आप में डेंजरस नहीं होते, पर एग्जाम से होने वाली स्ट्रेस बच्चे के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। डियर पेरेंट्स, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, स्कूल्स के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जाम स्ट्रेस, ये हम सब ने फेस किया है, सभी पेरेंट्स ने फेस किया है। और आजकल हम देख रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जाम स्ट्रेस्ड हैं। तो आज हम साइंटिफिकली ये जानने की कोशिश करते हैं एग्जाम स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या, ये क्यों होता है, क्या इसके हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट्स हैं और कैसे हम एग्जाम स्ट्रेस को टैकल कर सकते हैं। हर साल इन दिनों हम देखते हैं कि बच्चे हमारे पास वेग सिम्टम्स से आते हैं कि हेडेक हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं या फटीग है बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो वो कुछ एक फिजिकल साइंस के साथ आते हैं एग्जाम स्ट्रेस के। बट एग्जाम स्ट्रेस इज मच डीपर देन दिस। कई बार एग्जाम स्ट्रेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चों में डिप्रेसिव थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। और हर साल हम देखते हैं कि बोर्ड्स के एग्जाम्स के टाइम या रिजल्ट्स के टाइम हम सुनते हैं बच्चों ने सुसाइड कर लिया, सुसाइडल टेंडेंसीज रहती हैं बच्चों में। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एग्जाम के टाइम नर्वस फील करता है, या वो हेल्पलेस फील करता है, या ओवरवेल्म फील करता है, या बच्चों को लगता है कि मेरा ब्लैक आउट हो गया, जो कुछ भी याद किया था वो सब भूल जाता है, तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस का रोल क्या है। तो यर्कीज एंड डॉटसन, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रेस को स्टडी किया ह्यूमन बींग्स पे, और उन्होंने देखा कि एक इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व बनता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का लाइफ में रोल क्या है कि जब भी हमें कोई चीज़ परफॉर्म करनी होती है, कोई भी टास्क अचीव करना है, चाहे वो कोई गेम है, चाहे कोई हमें अपना कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करना है या कोई एग्जाम देना है, तो हमें परफॉर्म करना पड़ता है। और अगर हम फिजिकली अलर्ट होंगे, मेंटली अलर्ट होंगे, फोकस्ड होंगे, तो उस काम को हम बेटर कर सकते हैं। इसी को हम एक्चुअली स्ट्रेस कहते हैं। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तो किसी भी काम के करने के लिए जरूरी है। इस अच्छी स्ट्रेस को हम यूज स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि इतनी स्ट्रेस रहेगी तो आप बेटर ऑर्गेनाइज रहेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, और आपका परफॉर्मेंस और आउटकम बेटर रहेगा। बट अगर यही स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है या बहुत लंबी चलती रहती है, तो ये फिर आपकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। इसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। अगर स्पेसिफिकली हम स्ट्रेस की बात करें एग्जाम के रिलेशन में, एग्जाम स्ट्रेस की, तो ये एक तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी है। किसी भी गेम से पहले अगर किसी प्लेयर से पूछेंगे, एथलीट से पूछेंगे, तो वो इस चीज को फेस करता है। उन्हें पता है उन्हें परफॉर्म करना है, और उनके मन में एक फियर होता है कि पता नहीं परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो सिमिलर काइंड ऑफ फियर जो हमारे बच्चों के मन में होता है, इसी को हम एग्जाम स्ट्रेस कहते हैं। अब ये ऐसा नहीं, ह्यूमन बॉडी जो है, इसका एवोल्यूशन के टाइम ह्यूमन माइंड का जो ये स्ट्रेस है, हमारी बॉडी में इनग्रेन्ड है। क्या मतलब इसका? आज से 500 साल पहले आप जंगल में जा रहे हो और एक जानवर आपके सामने आ जाए, तो या तो उसे फाइट करेंगे या उसको भागेंगे। फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अब होता क्या है कि आज के दिन कोई जानवर तो आ नहीं रहा हमारी लाइफ में, वो थ्रेट एग्जाम्स की फॉर्म में दिखाई देती है हमें। तो बच्चा क्या करता है, वही सेम फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है। ब्रेन जो है कुछ केमिकल्स भेजती है, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन हमारी बॉडी में, और बॉडी को बोलती है कि तैयार हो जाओ, अब एग्जाम आने वाला है। तो उसमें हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, टाइम को बेटर मैनेज करते हैं, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये सब जो चेंजेस होते हैं, ये अगर कुछ टाइम के लिए हैं एग्जाम के टाइम, तो उस टास्क को कंप्लीट करने में या उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। पर अगर यही चीज़ बहुत लेवल तक बढ़ जाए और आपको लगे कि बच्चा इसको डिस्ट्रेस फील कर रहा है, तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत भी पड़ सकती है। तो अगर एग्जाम स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए किसी बच्चे की बॉडी में, तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, उनके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले तो माइंड की बात करते हैं। तो बच्चा ऑफ कोर्स फियरफुल फील करेगा, बच्चा इरिटेबल, क्योंकि समझ में नहीं आएगा क्या करूं मैं, तो इरिटेबल फील करेगा। बच्चे के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कई बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई के टाइम, एग्जाम जब आते हैं सर पे, और कई बच्चों का तो ब्लैक आउट हो जाता है कि पूरे साल जो पढ़ा था बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो ये तो है माइंड के लेवल पे जो चेंजेस आए। फिर फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, बच्चा थका हुआ, फैटीग फील करेगा, बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, बच्चे को हेडेक होगा, बैक एक्स होंगे, नेक एक होगा, बच्चे का पेट में दर्द है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये फिजिकल चेंजेस। फिर इसके कारण बिहेवियर चेंजेस जो होते हैं बच्चे में, इसका ठीक ठाक बिहेवियर था,
कुछ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, क्राइंग स्पेल्स आते हैं, कुछ बच्चे बहुत एंग्री हो जाते हैं, या कुछ बच्चे बहुत विड्रॉन हो जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, मोबाइल देखते रहेंगे, कुछ होना तो है नहीं तो क्या करेंगे तैयारी करके। अब हम अगर इसी बात को इंडियन कंटेक्स्ट में समझें कि इंडिया में ऐसा क्या है कि इतनी ज्यादा बच्चे एग्जाम स्ट्रेस फील करते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है बच्चों की लाइफ में वो है उनके खुद के पेरेंट्स की आजकल बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। कई बार पेरेंट्स की कुछ ख्वाहिशें होती हैं जिनको वो पूरी नहीं कर पाते, तो अपने बच्चों के थ्रू उनको पूरी करना चाहते हैं और उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा हर चीज में टॉप करे, म्यूजिक में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी, मैथ्स में भी, साइंस में भी, हर चीज में। और जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। भगवान हर बच्चे को कुछ ना कुछ डिफरेंट टैलेंट देके भेजता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा, कोई बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन होगा, कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चों के लैंग्वेजेस बहुत अच्छी होती है। तो हर बच्चे की हर चीज ठीक होना पहली बात तो, या बहुत अच्छी होना पॉसिबल नहीं है, और हर बच्चा टॉप नहीं करता। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है कि हमारे पास एक प्लान ए होती है कि हमने एक टारगेट सेट कर दिया बच्चे के लिए, पर हम प्लान बी, प्लान सी डिस्कस नहीं करते बच्चे से कि अगर ये नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे। तो दैट प्लान बी एंड सी शुड ऑलवेज बी देयर इन योर लाइफ। तीसरा जो सबसे ज्यादा दुखी है आज के दिन लोग, जो पेरेंट्स, वो है कंपैरिजन से, स्पेशली स्टडीज का कंपैरिजन कि उनके बच्चे को 99% आ गए, आपके बच्चे के 94% भी होंगे तो आप दुखी रहेंगे कि उनके बच्चे के कैसे आ गए। आई थिंक ये जो कंपैरिजन है ये बच्चों को मार रहा है। कई बार बच्चा सेकंड होगा क्लास में, उसके 99% होंगे पर वो फिर भी दुखी होगा, उसको लगेगा कि मेरे से नेक्स्ट जो बच्चा था उसके 99.4% है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ा कारण है इंडिया में एग्जाम स्ट्रेस का। फिर कुछ एजुकेटेड पेरेंट्स, बहुत रिस्पेक्टफुल फैमिलीज इनकी होती हैं, वो उनको लगता है कि बच्चे ने अगर अच्छे नंबर नहीं आए, अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारी नाक कटवा देंगे। आई थिंक दैट इज समथिंग विच अगेन पुट प्रेशर ऑन माइंड ऑफ द चाइल्ड। फिर जो नेक्स्ट कारण है वो है पुअर स्ट्रेटेजी। होता क्या है कि अगर बच्चा सारा साल थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे तो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकता है, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट बच्चा अगर सोचे कि लास्ट के एक महीने में जाके बहुत लेट स्टार्ट करूंगा और आखिर में जब कुछ भी चीज नहीं आती होगी तो सब चीजों क्रैम करके उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एग्जाम में मैं प्रेजेंट कर दूंगा, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बच्चा अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है तो एंड में जाके ये एक्सपेक्ट करना कि सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसको याद कर लेगा और उसको एग्जाम में प्रोड्यूस कर देगा, आई थिंक इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, स्पेशली हायर क्लासेस के बच्चों के लिए। तो आप अपना जब भी पढ़ाई करनी है तो एक पूरा अपना शेड्यूल बनाएं कि पूरे साल आपको कैसे पढ़ना है, ताकि टुवर्ड्स दी एंड आप उसको एक्सीलरेट कर सकें और चीजों को मेमोराइज कर सकें, रिटेन कर सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, इफ यू फेल टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। देन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखी गई है हमारे इंडियन फैमिली में है परफेक्शनिज्म की, 100 आउट ऑफ 100। अब बच्चों को लगता है कि मेरा एक नंबर भी कट गया तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा। तो ये, और उसमें क्या होता है कि बच्चे स्लीप मिस्टेक्स करते हैं और रिलैक्स नहीं होते एग्जाम के टाइम। उनको लगता है कि छोटी सी मिस्टेक हुई और मेरा नंबर कट जाएगा। तो परफेक्शनिज्म भी आई थिंक हमें अवॉइड करनी चाहिए। फिर सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया क्या करता है कि जो बच्चे टॉपर्स हैं उनको इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि जो उसके बाद वाले बच्चे हैं जो अचीव नहीं कर पाते उनकी कभी बात नहीं होती, और वो भी आई थिंक बच्चों के एक माइंड पे प्रेशर सेट करता है। फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम आजकल देख रहे हैं, लैक ऑफ स्लीप। जो बच्चे 10th, 11th, 12th हायर क्लासेस के बच्चे हैं वो बहुत कम घंटे सो रहे हैं। स्लीप हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो कि आपकी जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जो याद की हैं, उनको उस मेमोरी को कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप 7 to 8 आवर्स नाइट में स्लीप नहीं करेंगे तो मेमोरी प्रॉपरली कंसोलिडेट नहीं होती और चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएंगी। तो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब में हमें समझा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स पूछते हैं कि आपने प्रॉब्लम तो बता दी, उसका सोल्यूशन भी बता दो। तो मैं इसको दो सोल्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक है मैसेज टू अवर चिल्ड्रन और सेकंड है मैसेज टू पेरेंट्स। तो बच्चों, पहले आपके लिए मैसेज। आपको क्या करना है कि जब आप एग्जाम को थ्रेट की तरह देखते हैं तो एग्जाम पे जाके लाइफ खत्म नहीं होगी, आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आएंगी जिंदगी में। तो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करो कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे टैकल करूं।
अपना जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है उसमें रियलिस्टिक गोल सेट करें। सपोज आपके पास 4 दिन है, कोई एग्जाम आ रहा है, उसमें 15 चैप्टर है, तो आप क्या करें, 3 दिन तक 5-5 चैप्टर करें। जब भी आप किसी बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेंगे तो उसको अचीव करना ईजी लगेगा, आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। और एक दिन उसका रिवीजन कर रख लें सपोज। तो इस तरह क्या होगा कि आप अपने आप गोल सेट कीजिए, तो इससे क्या होगा, एग्जाम्स के बाद भी जब लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप खुद टैकल करना सीखेंगे। तो यूज दिस एज ए अपॉर्चुनिटी रादर देन अ प्रॉब्लम। देन जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ टाइम में आप देखेंगे कि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है 45-50 मिनट्स के बाद हमारी कंसंट्रेशन ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 45-40-50 मिनट्स तक ही पढ़ाई करें और फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। इसको पैलिंड्रोम भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी ब्रेन जो पढ़ी है उसको रिटेन कर लेगी और फिर उस ब्रेक में आपकी ब्रेन फिर रिफ्रेश हो जाएगी अगली इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं सिलेबस, उसको रिवाइज नहीं करते। हमेशा जो भी पढ़ा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। जब उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके ब्रेन में ऑर्गेनाइज हो जाएगा और उसको फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना, रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमेशा 1 या 2 रिवीजन साइकिल हर एग्जाम से पहले आप जरूर रखें। फिर जब आप ब्रेक करते हैं तो बजाय कि आप जाके फोन देखें और मीडिया देखें, आप अपने पेरेंट्स से बात करें, आप पेरेंट्स का डिनर करें, गो फॉर अ स्मॉल वॉक विद योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को एंगेज करें अपने साथ, वो उनको कोई क्वेश्चन का आंसर सुनाए, कोई डिफिकल्टी तो उनको कहेंगे वो आपको आंसर ढूंढने में मदद करे या क्वेश्चन चेक करने में हेल्प करें। तो इससे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। फिर आप कुछ भी ऐसी चीज करें जो आपको काम करती है, जो आपको शांत करती है। अब हर बच्चे का अलग अलग है, कुछ बच्चे म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे आप देखेंगे कि डीप ब्रीदिंग भी एक बड़ा अच्छा जरिया है। डीप ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप लंबी गहरी सांस लें 4 सेकंड तक, फिर रोकें, फिर उसको एक्सहेल करें। तो ये डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी देखा गया है कि आपको काम रहने में मदद करती हैं। फिर स्लीप एक ऐसी चीज है जो कि नॉन नेगोशिएबल है, आप स्लीप को नेगोशिएट नहीं कर सकते। स्लीप हमेशा प्रॉपर लेके जाएं। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम से पहले दिन 2 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह 5 बजे फिर उठ गए हैं, बहुत थोड़ी स्लीप लेके एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को। तो कोई भी बड़ा एग्जाम जब देना है आपने, प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप लेके एग्जाम देने जाएं। फिर आप अपने आप को कभी भी और बच्चों से कंपेयर ना करें। बच्चों क्या होता है कि अगर आप टॉपर से कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा मैं तो कुछ वर्थ हूं ही नहीं, और आप 10 साल के बाद जब उसी चीज को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि मैं क्या, मतलब कितनी मैंने फालतू की स्ट्रेस ली। क्योंकि लाइफ में आपका सेल्फ वर्थ जो है ना, वो ये एग्जाम डिसाइड नहीं करते। ये एक सिर्फ कड़ी है आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बट किसी भी बच्चे का सेल्फ वर्थ को एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता। फिर बच्चों आप अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, क्लीन न्यूट्रिशन लें, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, और कुछ ना कुछ टाइम, चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल पीरियड हो, आप एक्सरसाइज या गेम्स को जरूर दें, चाहे आधा घंटा खेलें। आप देखेंगे आप रिफ्रेश फील करेंगे, और फिर आप उसी चीज को जो 3 घंटे में करनी उसको 1 घंटे में कर लेंगे। फिर कई बच्चे मैंने देखा है कि कैफीन का यूज करते हैं, कि बहुत सारी कॉफी पी, चाय पी, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए। आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है ज़्यादा कैफीन लेने से। और लास्टली मैं कहता हूँ कि अपने आप को फेमिलियरिटी क्रिएट करें एग्जाम से। इसका क्या मतलब है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, 10 ईयर क्वेश्चंस करें, और जिस टाइम पे आपका एग्जाम है ना, सपोज 9 से 12 का एग्जाम है, तो उसी टाइम पे उससे 1-2 दिन पहले 1 या 2 एग्जाम दे के देखें। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, आप ज़्यादा बेटर फील करेंगे, आप टाइम को बेटर मैनेज कर पाएंगे, आपका पैनिक अटैक्स वगैरह नहीं होंगे आप अगर उसी चीज़ को रिहर्स कर रखा है पहले तो। नेक्स्ट मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए। देखिए, पेरेंट्स में लगता है कि आज के दिन इक्वली बड़े कल्प्रिट हैं एग्जाम स्ट्रेस में। किसी भी एग्जाम सेंटर के बाहर जाके देखिए, पेरेंट्स ज्यादा टेंस होंगे बच्चों के मुकाबले। तो मेरा एडवाइस है पेरेंट्स की, देखो ब्रेन का जो बच्चों को है ना, वो 2 तरह से काम करता है, एक पनिशमेंट और एक रिवॉर्ड सिस्टम। अब बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे, उसको स्कोल्ड करेंगे, तो पनिशमेंट से कभी भी कोई रिजल्ट अचीव नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड आप रिवार्ड सिस्टम पे काम करेंगे, यानी थोड़ा सा बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करें, तो बच्चा उसको अगली बार और बेटर करने की कोशिश करेगा। तो मेरी एडवाइस है पेरेंट्स से
कि आप हमेशा बच्चों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें रादर देन रिजल्ट्स पे फोकस करने। तो बच्चा हमेशा आपके अंदर कॉन्फिडेंस शो करेगा, आपको अपनी बातें बताएगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। उसको डांटते रहेंगे तो वो अपने आप को क्लोज कर लेगा, आप अपनी बातें आपसे शेयर करना बंद कर देगा। फिर कंपैरिजन जो बताया मैंने, ना केवल घर के बाहर और बच्चों से, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे के दूसरे भाई बहन से कंपेयर करते हैं कि तुम्हारा भाई या बहन तो इतने इंटेलिजेंट हो, तुम बिल्कुल नालायक हो। तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर भगवान ने डिफरेंट टैलेंट्स दे रखे हैं। एग्जाम के टाइम में स्पेशली आप बच्चे को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसिज्म ना करें, फालतू के उसको बार बार क्वेश्चन ना करें कि तुमने सारे साल पढ़ाई नहीं की, अब तुम क्या करोगे। इससे क्या होगा कि फायदा तो कुछ होगा नहीं, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो अवॉइड डूइंग ऑल द नेगेटिव टॉक्स टू योर चाइल्ड। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे में की लाइफ में कोई सेफ इमोशनल नेट है उसकी जिंदगी में, तो वो आप हैं। अगर हम ही अपने बच्चों का को नहीं समझेंगे तो कोई बाहर का आदमी आपके बच्चे की हेल्प करने नहीं आएगा। तो बी द इमोशनल पिलर जिसपे कि बच्चा रिक्लाइन कर सके। जब भी उसको प्रॉब्लम हो, जब भी उसको कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो वो खुल के आपसे बात कर सके। और लास्टली मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि आप खुद रोल मॉडल बनिए। अगर आप खुद एंग्शियस होंगे, खुद टेंस होंगे, तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड उसको परसीव कर लेगा। तो बच्चा फिर आप चाहे कहें या ना कहें, बच्चा आपकी बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेगा कि पेरेंट्स बहुत टेंस है इस एग्जाम को लेके। तो अगर आप रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ बच्चे भी फील करेंगे और वो भी इतने टेंस नहीं होंगे। तो मेरा लास्टली आपको सबको मैसेज है कि देखिए, एग्जाम तो आएंगे और जाएंगे, लाइफ एग्जाम पे ख़त्म नहीं होती। हमारे घर की मेंटल हेल्थ, हमारी फैमिली की हेल्थ, हमारे बच्चे का वेलबींग, ये किसी भी एग्जाम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें सबको मिलके, पेरेंट्स को, टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे इस प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी देखें रादर देन स्ट्रेसफुल फील होने के। और आपको लगता है कि आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आप इसको और स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।